गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आज मैं सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन है दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ऑल सब्जेक्ट इसके अंदर कंबाइंड रहेगा। अब देखिए इसमें 100 क्वेश्चन है दोस्तों। अब प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट लगाने के लिए आप लोग स्वयं भी कॉपी पेन लेकर बैठें और 1 से 100 तक क्वेश्चन नंबर लिख लें। जो क्वेश्चन सही हो उसको 1 नंबर दें आप, और जो गलत हो उसको नंबर ना दें, ताकि आपको भी पता चल पाए कि आपका स्कोर क्या है। ताकि एग्ज़ाम देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ मैं। MPPSC, UPSC, वन रक्षक, जेल प्रहरी, पटवारी, सभी एग्ज़ाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चन है वही मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल करें दोस्तों। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है ऑल सब्जेक्ट, इसका पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन बी वॉशिंगटन DC, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी वियना। अब देखिए दोस्तों, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो स्थित है वॉशिंगटन DC में। कहाँ पर स्थित दोस्तों? विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में। एशियाई बैंक की बात करें तो एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, WHO का मुख्यालय। वियना में ओपेक का मुख्यालय दोस्तों। ये सभी मुख्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया? मतलब वर्ष 2021 में किस राज्य की विधानसभा में हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी नागालैंड। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड की विधानसभा में देश में पहली बार, मतलब 68 ईयर में पहली बार वहाँ पर राष्ट्रगान गाया गया दोस्तों। तो ऐसा कौन सा राज्य है? वो नागालैंड है, 2021 में गाया गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर है? वर्तमान में भारत का कच्चे इस्पात उत्पादन में विश्व में कौन सा नंबर है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड और ऑप्शन डी पाँचवा। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वर्तमान में कच्चा इस्पात उत्पादन करने में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर चाइना है दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन WTO के नए महानिदेशक कौन बने? विश्व व्यापार संगठन WTO के नए महानिदेशक कौन बने? देखिए ऑप्शन ए रॉबर्ट एजेवेडो, ऑप्शन बी है नागोजी ओकोजो इवेला, ऑप्शन सी है हमारा पास्कल लामी और ऑप्शन डी है पीटर सुंदरलैंड। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नागोजी ओकोजी इवेला। अब देखिए ये मार्च 2021 से नए बने WTO के नए महानिदेशक। इसके पहले रॉबर्ट एजेवेडो थे, ठीक है। और रॉबर्ट एजेवेडो के भी पहले कौन थे? तो पास्कल लामी और पीटर सुंदरलैंड पहले महानिदेशक थे WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 54। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी राज्य में केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार शासन नहीं चल पाता है, मतलब किसी राज्य में केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार शासन नहीं चल पाता है, राज्य सरकार आदेशों की अवहेलना करती है, तो उस राज्य में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ठीक है दोस्तों, इसके अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है,। ऑप्शन डी अनुच्छेद 365 के तहत।
अनुच्छेद 365 के तहत अगर कोई राज्य शासन केंद्र के निर्देशों के अनुसार शासन नहीं चला पाती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए 7वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। सॉरी, ये थोड़ा मिस प्रिंट है। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता, दोस्तों ये मिस प्रिंट है ना, ये नहीं है, भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता, ये मिस प्रिंट है दोस्तों, है ना। निम्नलिखित में कौन सा संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका महान्यायवादी, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, महिला आयोग का अध्यक्ष। अब देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महान्यायवादी भैया संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु संसद की कार्यवाही में भाग लेता है परंतु मतदान देने का अधिकार नहीं है, उसे वोट नहीं डाल सकता वो। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 11। अब देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अब देखिए वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किस संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? अब देखिए इसके अंदर ऑप्शन ए है आपका 65वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 62वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 60वां संविधान संशोधन। अब देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संघ व्यवस्था किस देश से ली गई है? संघ व्यवस्था का उपबंध किस देश के संविधान से लिया है हमने? अब देखिए इसका ऑप्शन ए है आपका कनाडा, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। अब देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा के संविधान से हमने संघ व्यवस्था भारतीय संविधान में ली है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? पहला ऑप्शन है हुएनसांग, ऑप्शन बी है हमारा फाहियान, ऑप्शन सी है कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फाहियान। पहला चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था दोस्तों। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किताबुल हिंद किसने लिखी? किताबुल हिंद किसने लिखी? किताबुल हिंद को तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी है फिरदौसी, ऑप्शन सी है फारूकी और ऑप्शन डी है उतबी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अलबरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस मुगल शासक के शासन को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासन को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर किसको हराया था?
पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर किसको हराया था, किस शासक को हराया था। इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है राजा भोज, ऑप्शन सी है यशपाल, ऑप्शन डी है भीमसेन। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस धर्म में सबसे पहले जुलूस निकालना आरंभ हुआ। मतलब भारत में सबसे पहले जुलूस कौन सा धर्म में निकालना प्रारंभ किया गया। इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है हिंदू धर्म, ऑप्शन बी है फारसी धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म और ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म में सबसे पहले धार्मिक जुलूस निकालने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई। इसके 4 ऑप्शन दिए, अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक और कालाशोक। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुई। अब देखिए दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई और तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, फिरोज शाह लोधी है, मिसप्रिंट थोड़ा सा। इसके बाद है बहलोल लोधी। अब देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर ने हरा दिया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का, ऑप्शन बी है रामराय, ऑप्शन सी है कृष्णदेवराय और ऑप्शन डी है रामराज द्वितीय। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रशासन और शोषण साथ साथ चलता है। प्रशासन और शोषण साथ साथ चलता है, यह कथन किसका था। इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, और ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन ने कहा था प्रशासन और शोषण दोनों साथ साथ चलते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद कौन सी थी। दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद कौन सी थी। इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, कंबोज, चेदी, अस्मक, पांचाल। अब इसका सही आंसर है दोस्तों, दक्षिण भारत की एकमात्र जनपद थी अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पोटली या पोतन, पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, चेदी की शक्तिमती दोस्तों और कंबोज की हाटक। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों। अब देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉरेंस नदी, हडसन नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खार्तून किस देश की राजधानी है। खार्तून किस देश की राजधानी। इसके 4 ऑप्शन सुन लें आप। ऑप्शन ए है उत्तरी सूडान, ऑप्शन बी है दक्षिणी सूडान, ऑप्शन सी है अंगोला और ऑप्शन डी है बोत्सवाना। इसका सही आंसर दोस्तों उत्तरी सूडान। खार्तून उत्तरी सूडान की राजधानी है और जुबा दक्षिणी सूडान की राजधानी दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 23वां क्वेश्चन है हमारा, किस किले की विजय को शेरशाह सूरी के जीवन पर कलंक बताया जाता है। मतलब किस किले की विजय को शेरशाह सूरी के जीवन पर कलंक बताया जाता है दोस्तों। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, रायसेन का किला, ऑप्शन बी है अजयगढ़ का किला, ऑप्शन सी है चंदेरी का किला, ऑप्शन डी है मांडवगढ़ का किला। अब देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रायसेन के किले की विजय को शेरशाह सूरी के जीवन पर कलंक बताया जाता है। ऐसा इसलिए बताया जाता है क्योंकि शेरशाह सूरी ने यहाँ पर समझौते के नाम पर धोखा किया था और उस राजा को परास्त कर दिया था, जिसके कारण
रायसेन के किले की विजय को शेरशाह सूरी के जीवन पर कलंक बताया जाता, धब्बा बताया जाता उसके जीवन पर। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाकर कप का संबंध किस खेल से? बाकर कप है वो मिस प्रिंट थोड़ा सा। बाकर कप का संबंध किस खेल से है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, पोलो, गोल्फ, बास्केटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बाकर कप का संबंध किससे है? तो गोल्फ से संबंध है दोस्तों। किससे संबंधित है बाकर कप? गोल्फ से संबंधित है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, शतरंज के बोर्ड पर कितने खाने होते हैं? शतरंज के बोर्ड पर कितने खाने होते हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 72। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 64 होते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब देखिए ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी है गगन नारंग, ऑप्शन सी है आपका सुशील कुमार, ऑप्शन डी है आपका योगेश्वर दत्त। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हुए। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक के ध्वज में कितने रंग के छल्ले होते हैं? रिंग्स होते हैं गोल गोल। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है आपका 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 4। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ओलंपिक के ध्वज में 5 रंग के छल्ले होते हैं जो पांचों महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी है टोक्यो जापान, ऑप्शन सी है यूएसए कनाडा और मेक्सिको, ऑप्शन डी है लंदन ब्रिटेन। अब इसका सही आंसर है दोस्तों 2024 में पेरिस फ्रांस में ओलंपिक होगा। अभी जो 2021 में होने वाला है टोक्यो जापान में, 2020 में होने वाला था जो कोरोना के कारण बढ़ा दिया गया था। अब देखिए 2028 में यूएसए कनाडा और मेक्सिको संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे ओलंपिक की। अब देखिए लंदन में 2012 में ओलंपिक हुआ था दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विश्व का सबसे लंबा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों कनाडा। विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसके बाद देखिए विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसके 4 ऑप्शन दिए, 24 मई, ऑप्शन बी है आपका 24 मार्च, ऑप्शन सी है 24 अप्रैल, ऑप्शन डी है 24 सितंबर। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अब हमारा, मरणोपरांत भारत रत्न पहली बार लाल बहादुर शास्त्री को किस वर्ष दिया गया था? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1966, ऑप्शन डी है आपका 1968। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों 1966 में, 1966 में
लाल बहादुर शास्त्री को पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। इसके बाद देखिए आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है आरबीआई एक्ट 1933, ऑप्शन बी आरबीआई एक्ट 1934, ऑप्शन सी है आपका आरबीआई एक्ट 1935, ऑप्शन डी आरबीआई एक्ट 1932। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्थापित हुआ। एक्ट तो 1934 है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है सिंगापुर। अब देखिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूछा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर में है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है आपका अंटार्कटिका पर। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देश में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई। देश में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई। इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1972, ऑप्शन बी है आपका 2 अक्टूबर 1973, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1971, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1974। इसका सही आंसर है दोस्तों 2 अक्टूबर 1974 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, आरआरबी की स्थापना की गई थी, रीजनल रूरल बैंक। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है या करते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए समस्त इकाई का, ऑप्शन बी एक इकाई का, ऑप्शन सी दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों समस्त इकाई का करते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है यहाँ पर समष्टि में। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना का नारा गरीबी हटाओ था। किस पंचवर्षीय योजना का नारा गरीबी हटाओ था। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अब देखिए ऑप्शन ए है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 6ठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है 7वीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी है 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था गरीबी हटाओ और गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले इंदिरा गांधी ने दिया था। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है रक्त का थक्का ना बनना, ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है बेरी और ऑप्शन डी है पांडु रोग। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रक्त का थक्का ना बनना, विटामिन ए की कमी से होता है। अब देखिए एनीमिया की बात करें तो एनीमिया B12 से भी होता है और इसके अलावा B5 से भी होता है। इसके बाद देखिए बेरी जो रोग है आपका, ये विटामिन B1 से होता है, पांडु रोग B12 से होता है दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हैजा किस जीवाणु के कारण होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी है नाइसोरिया गोनोरिया, इसके बाद है ट्रेपोनेमा पैलेडियम और ऑप्शन डी है विब्रियो कॉलरी। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों हैजा विब्रियो कॉलरी से होता है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। हैजा किससे होता है, विब्रियो कॉलरी से। अब देखिए टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, गोनोरिया होता है नाइसोरिया गोनोरिया से और सिप्लिश होता है ट्रेपोनेमा पैलेडियम से। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सर्वाधिक उम्र तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है। सबसे ज़्यादा उम्र तक कौन सा प्राणी जीता है। इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है चिंपांजी, ऑप्शन बी है कछुआ, ऑप्शन सी है एंडाकोंडा और ऑप्शन डी है मगरमच्छ। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कछुआ 300 वर्ष तक जीता है। सबसे ज़्यादा जीतने वाला प्राणी कौन सा है तो कछुआ। कछुआ कितने वर्ष जीता है दोस्तों, 300 वर्ष जीता है। अब देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन
और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। पिछली पीएससी में पूछा गया है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। अब वायुमंडल की बात करें दोस्तों, तो वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन, और ब्रह्मांड की बात करें तो हाइड्रोजन, या सूर्य और तारों की बात करें तो उसमें भी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलेगी आपको? हाइड्रोजन। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? मतलब सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति क्यों हो रही है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है आपका नाभिक संलयन, ऑप्शन बी है नाभिक विखंडन, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। नाभिक की संलयन के कारण सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य तारों में ऊर्जा उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिक की संलयन। नाभिक की संलयन में नाभिक आपस में जुड़ते हैं, और नाभिक की विखंडन में नाभिक आपस में टूटते हैं। अब देखिए जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिक की संलयन पर काम करता है, और जो आपका परमाणु बम होता है वो नाभिक की विखंडन पर काम करता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इसके 4 ऑप्शन दिए। होशंगाबाद, ऑप्शन बी है आपका बड़वानी, ऑप्शन सी है नीमच, और ऑप्शन डी है हरदा। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हरदा जिले में स्थापित किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित होने वाला है? हरदा जिले में स्थापित होने वाला है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है आपका विजय रूपानी, ऑप्शन बी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, और ऑप्शन डी है अमित शाह। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया? रामनाथ कोविंद ने किया दोस्तों, जो कहाँ पर है? गुजरात में। इसका पुराना नाम है मोटेरा स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है इसका नाम। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैक्टर का आविष्कारक कौन था? ट्रैक्टर का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन ए सैमुअल कोल्ट, ऑप्शन बी रॉबर्ट फॉर्मिच, ऑप्शन सी क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन डी थॉमस अल्वा एडिसन। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रॉबर्ट फॉर्मिच। रॉबर्ट फॉर्मिच ने ट्रैक्टर का आविष्कार किया। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार आया है एमपीपीएससी में, और जेल प्रेरी, वन रक्षक, पटवारी, कई एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए। ट्रांस कनेडियन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है ट्रांस साइबेरिया, ऑप्शन सी है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ऑप्शन डी है ओरिएंट रेल मार्ग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया, उस मिशन का नाम क्या था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन बी है आपका मिशन पोखरण, ऑप्शन सी है व्हाइट हाउस, मिशन व्हाइट हाउस, और ऑप्शन डी है आपका मिशन शक्ति। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब किया? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में किया, और उस मिशन का नाम था शक्ति 98। क्या नाम था उसका? शक्ति 98। ठीक है, ये दोनों मिशन महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए। तारापुर में भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह किस के सहयोग से स्थापित किया गया? तारापुर में भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह किसके सहयोग से स्थापित किया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, और ऑप्शन डी है फ्रांस। अब देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए के सहयोग से भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया। अब देखिए कनाडा के सहयोग से हमने रावत भाटा परमाणु संयंत्र मतलब परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया, जो राजस्थान में और जो सबसे बड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के लिए स्पुतनिक 5 वैक्सीन किस देश ने बनाई? कोरोना के लिए स्पुतनिक 5 वैक्सीन किस देश ने बनाई? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है रूस,
ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है जर्मनी। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है कोरोना के लिए वो रूस ने बनाई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों करंट का। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? इसके 4 ऑप्शन है, एमी हॉफ, चार्ल्स बेबेज, रॉबर्ट जोइलिक और एम्यूट सेन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एमी हॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 51वां, शाहादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? शाहादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है पारसी धर्म और ऑप्शन डी है सिख धर्म। अब देखिए इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, शाहादवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। शाहादवाद के सिद्धांत को सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंग बताए गए? चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंग बताए गए? इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 16। अब देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक में आधुनिक राज्य के उन्होंने 8 अंग बताएं, जिसे चाणक्य का अष्टांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए, ओरिनोलॉजी, केलोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, डेंट्रोलॉजी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ओरिनोलॉजी कहते हैं। सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओरिनोलॉजी। सुंदरता के अध्ययन को केलोलॉजी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए सिस्मोलॉजी, ठीक है, सिस्मोग्राफ है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आपका सिस्मोलॉजी, ऑप्शन डी है पीडोलॉजी और ऑप्शन सी है सोरोलॉजी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। पीडोलॉजी मृदा के अध्ययन को कहते हैं और सोरोलॉजी छिपकली के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दूध का दही में बदलना कौन सा परिवर्तन है? ये क्वेश्चन एसआई में पूछा गया है दोस्तों। दूध का दही में बदलना कौन सा परिवर्तन है? ऑप्शन ए है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दूध का दही में बदलना दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में बदलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, NH5 कहाँ से कहाँ तक जाता है? क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, NH5 कहाँ से कहाँ तक जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, मुंबई से चेन्नई, ऑप्शन बी है आपका चेन्नई से कोलकाता, ऑप्शन सी है कोलकाता से मुंबई, ऑप्शन डी है मुंबई जयपुर दिल्ली। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों चेन्नई से कोलकाता। NH5 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो चेन्नई से कोलकाता तक जाता है और इसकी लंबाई है 1510 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, 1610 किलोमीटर दोस्तों, कितने किलोमीटर लंबा है? 1610 किलोमीटर है। इसके बाद देखिए देश का सबसे छोटा NH कौन सा है? देश का सबसे छोटा NH कौन सा है? अब देखिए इसके 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए NH47, ऑप्शन बी है NH45, ऑप्शन सी है NH30 और ऑप्शन डी है NH47A। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी NH47A, देश का सबसे छोटा NH है, वेलिंगटन से कोच्चि तक। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। अब देखिए तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देश का सबसे लंबा NH, देश का सबसे लंबा NH नहीं है, देश का सबसे लंबा NW कहाँ से कहाँ तक है? अब देखिए ऑप्शन ए है आपका जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ऑप्शन बी है आपका इलाहाबाद से हल्दिया, ऑप्शन सी है वाराणसी से कन्याकुमारी और ऑप्शन डी है सादिया से धुबरी पट्टी। अब देखिए दोस्तों इसका आंसर सोच लें आप,
थोड़ा वीडियो को स्किप रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इलाहाबाद से हल्दिया। NW का फुल फॉर्म होता है नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा है उसने, तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 देश का सबसे लंबा जलमार्ग है, लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, ना कि NH पूछा है उसने, हाईवे नहीं पूछा है, राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा है, ये विशेष ध्यान रखें आप। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत भवन स्थित है, भारत भवन कहाँ पर स्थित है, इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है जोधपुर राजस्थान, और ऑप्शन डी है जयपुर छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है भारत भवन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, गोपीनाथ बारदोली, गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है आपका भुवनेश्वर, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है पणजी, और ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर। इसका सही आंसर है दोस्तों गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका गुवाहाटी असम में स्थित है। अब देखिए पणजी में, दाबोली में और पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मलय का देश किसे कहते हैं, मलय का देश किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश। अब इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मलय का देश कर्नाटक को कहते हैं। इसके बाद देखिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऑप्शन अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विद्युत का कुचालक निम्नलिखित में से कौन सा है, विद्युत का कुचालक निम्नलिखित में से कौन सा है। इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। सोना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, और ऑप्शन डी है शुद्ध पानी। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक होता है, अशुद्ध पानी विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पर शुद्ध पानी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, टंगस्टन विद्युत का सुचालक है, सोना विद्युत का सुचालक है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन ए है फीमर, ऑप्शन बी है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन सी है हाथ की हड्डी, और ऑप्शन डी है त्वचा। अब देखिए यहाँ पर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है, तो सबसे बड़ा अंग होता है मानव शरीर का त्वचा, स्किन। और अगर हड्डी पूछी जाती है तो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी फीमर, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस जो कान में होती है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खानदेश का सैनिक मुख्यालय क्या था, खानदेश का सैनिक मुख्यालय क्या था। इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका बुरहानपुर, ऑप्शन सी है होशंगाबाद, ऑप्शन डी है असीरगढ़, और ऑप्शन डी है बड़वानी। ऑप्शन सी असीरगढ़ और ऑप्शन डी बड़वानी। अब इसका सही आंसर है दोस्तों असीरगढ़ का सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। सैनिक मुख्यालय क्या था खानदेश का, असीरगढ़, और खानदेश की राजधानी थी बुरहानपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि कहाँ पर स्थित है, पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए मंडलेश्वर खरगोन, ऑप्शन बी बड़वानी, ऑप्शन सी बुरहानपुर, और ऑप्शन डी रावरखेड़ी खरगोन। इसका सही आंसर है दोस्तों पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि रावरखेड़ी खरगोन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रावरखेड़ी खरगोन। अगला जो क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित है, पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित दोस्तों। ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, और ऑप्शन डी है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए पंपास जो घास के मैदान है स्थित दोस्तों ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। उत्तर अमेरिका की बात करें तो उत्तर अमेरिका में जो घास के मैदान है उन्हें प्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, घास के मैदान कई बार पूछे गए, PSC का तो फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखिए दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहते हैं, तो वेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदानों को वेल्ड कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है ना दोस्तों उन्हें डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अल्फ़ा उल्फ़ा घास, अल्फ़ा
अल्फ़ा उल्फा है, अल्फ़ा उल्फा घास किस देश में पाई जाती है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है अफ्रीका और ऑप्शन डी है कनाडा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अर्जेंटीना में अल्फ़ा उल्फा घास पाई जाती है। और अर्जेंटीना विश्व का सर्वाधिक मांस निर्यातक देश भी है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नामीबिया से अफ्रीकी चीते, नामीबिया से अफ्रीकी चीते मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाएंगे? इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए कान्हा किचली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से क्या लाए जाएंगे? अफ्रीकी चीते लाए जाएंगे। इसके बाद अगला देखिए, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग किस नदी का है? विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग किस नदी का है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है लॉरेंस नदी, ऑप्शन बी है राइन नदी, ऑप्शन सी है वोल्गा नदी और ऑप्शन डी है डेन्यूब नदी। इसका सही आंसर है दोस्तों राइन नदी का जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग है और इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। राइन नदी को क्या कहते हैं? कोयला नदी। कमेंट करके आप बताएं तेल नदी किसे कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोनालू त्यौहार, बोनालू का संबंध किस राज्य से? एक त्यौहार है तो बोनालू का संबंध किस राज्य से? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। तेलंगाना, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। अब इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, तेलंगाना से संबंधित है बोनालू त्यौहार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खर्ची पूजा का संबंध किस राज्य से? खर्ची पूजा का संबंध किस राज्य से? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। अब खर्चीपुरा भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा में होता है। खर्ची पूजा का संबंध त्रिपुरा राज्य से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? क्या है अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए 31 मई, ऑप्शन बी है 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 31 मार्च और ऑप्शन डी है आपका 31 दिसंबर। अब इसका सही आंसर है दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 74वां क्वेश्चन है हमारा। 74वां जो क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है 31 मई, ऑप्शन बी है 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 31 मार्च, ऑप्शन डी है 31 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे कृषि का देवता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कृषि का देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है आपका अरुण। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शनि को कृषि का देवता कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं, अरुण को लेटा ग्रह कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सर्वाधिक तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी है आपका स्नाइन टेल्ड स्विफ्ट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी दोस्तों ऑप्शन सी स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट। स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है, शुतुरमुर्ग उड़नहीन पक्षी और सबसे बड़ा पक्षी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 79वां क्वेश्चन है हमारा। पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे कहा जाता है? पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है बहरीन, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन बी है सिंगापुर और ऑप्शन सी है आपका मलेशिया और ऑप्शन डी है लाओस। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सिंगापुर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है। सिंगापुर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस महासागर का आकार एस के समान है? किस महासागर का आकार एस के समान है? ऑप्शन ए है आपका प्रशांत महासागर,
ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, एस के आकार का। प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुज के समान है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। विश्व में सर्वाधिक नहरों वाला देश कौन सा है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व में सर्वाधिक नहरों वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक नहरों वाले देश, 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पाकिस्तान विश्व में सर्वाधिक नहरों वाला देश है। अब देखिए एमपीपीएससी के लिए 2020 की जो पीएससी 21 में होने वाली है और 2021 की पीएससी जो होने वाली है वो लगभग 22 तक पोस्टपोन हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने एक विशेष इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐड करें। जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे। एमपीपीएससी, एसआई, वन रक्षक, पटवारी, जो मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों को एमपीपीएससी के जो क्वेश्चन ऐड करें जो मध्य प्रदेश के, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें मेरी पूरे 8 घंटे की मेहनत लगी दोस्तों पूरा वीडियो बनाने में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र में से गलत कूट का चयन करना है आपको। सही कूट नहीं बताना भैया, यहाँ पर गलत कूट बताना, मतलब गलत क्या मैच कर रहा है यहाँ पर। मेघनगर झाबुआ में, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है पुरेना मुरैना में। इसके बाद है ऑप्शन सी पिल्लूखेड़ी राजगढ़ में। मालनपुर भिंड में। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है, मतलब जो गलत आंसर पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन बी गलत है। क्या है? जो पुरेना औद्योगिक क्षेत्र है ये पन्ना में, ना कि मुरैना में। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका राला मंडल, ऑप्शन बी है नोरादेही सागर और ऑप्शन सी है रातापानी रायसेन और ऑप्शन डी है चंबल अभ्यारण्य मुरैना। अब देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछा गया है, तो प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नोरादेही सागर में। कहाँ पर है? नोरादेही सागर में। प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल इंदौर में। और रातापानी अभ्यारण्य जो है ना, प्रदेश का एकमात्र बाघ आरक्षित अभ्यारण्य है। चंबल अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। प्रदेश का घड़ियालों में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो चंबल अभ्यारण्य दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित मेलों में से सही आयोजन स्थल को चुनें। अब देखिए जो सही आयोजक स्थल है वो चुनना है आपको। ऑप्शन ए है आपका प्राणनाथ का मेला पन्ना में लगता है। ऑप्शन बी है महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है। ऑप्शन सी है गधों का मेला सुजालपुर में लगता है और ऑप्शन डी है त्रिवेणी मेला रतलाम में लगता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्राणनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो पन्ना में लगता है। इसके बाद महामृत्युंजय का मेला उज्जैन में नहीं लगता है, रीवा में लगता है। कहाँ पे लगता है दोस्तों महामृत्युंजय का मेला? रीवा में लगता है। इसके बाद देखिए गधों का मेला कहाँ लगता है भैया? तो गधों का मेला लगता है आपका सतना में। कहाँ पर लगता है? प्रदेश में सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ पर लगता है? सतना में। इसके अलावा उज्जैन में लगता है, परंतु उज्जैन में छोटा लगता है। इसके बाद देखिए अगला जो है ऑप्शन, त्रिवेणी का मेला आपका रतलाम में लगता है, ना कि मंदसौर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वीरसेन साव के अभिलेख निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? वीरसेन साव के अभिलेख निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका उदयगिरी विदिशा, ऑप्शन बी है बुधनी सीहोर, ऑप्शन डी है भीमबेटका रायसेन, ऑप्शन डी है आपका माड़ा की गुफा सिंगरौली। अब देखिए वीरसेन साव के अभिलेख भैया, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उदयगिरी विदिशा से संबंधित है। किससे संबंधित है? उदयगिरी विदिशा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका इंदौर, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है सागर और ऑप्शन डी है आपका दतिया। अब देखिए इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, जबलपुर मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है और पहला नगर पालिका है दतिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले में 64 योगिनियों का मंदिर है? निम्नलिखित में से किस जिले में 64 योगिनियों का मंदिर है?
ऑप्शन ए है मुरैना, ऑप्शन बी है आपका होशंगाबाद, ऑप्शन सी है कटनी और ऑप्शन डी है मंदसौर। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुरैना में 64 योगिनियों का मंदिर, और इसे देखकर ही हमारा संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया गया है। हमारा संसद भवन किस मंदिर को बनाया गया है, तो 64 योगिनियों के मंदिर, पुराने संसद भवन की बात करें। नया जो है विस्टा प्रोजेक्ट वो अलग है ना, और संसद भवन कहाँ पर है, सॉरी मतलब जो मुरैना में 64 योगिनी का मंदिर है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी महादेव की पहाड़ी धूपगढ़ जो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। अब देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी है मैकाल पर्वत श्रृंखला और ऑप्शन डी है कैमूर पर्वत श्रृंखला। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जो महादेव की पहाड़ी पर धूपगढ़ की चोटी है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है, और धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, और इसके साथ ही सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में फड़के स्टूडियो किस ज़िले में स्थित है। मध्य प्रदेश में फड़के स्टूडियो किस ज़िले में स्थित है। इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है धार, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है आपका जबलपुर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, फड़के स्टूडियो धार में स्थित है। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में लघु वृंदावन किसे कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है होशंगाबाद, ऑप्शन बी है दतिया, ऑप्शन सी है ओरछा और ऑप्शन डी है चित्रकूट। अब देखिए लघु वृंदावन भैया दतिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, दतिया को। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। ओरछा को मध्य प्रदेश का अयोध्या कहते हैं। ओरछा को क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का अयोध्या। इसके बाद देखिए मलाजखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। मलाजखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है बॉक्साइट और ऑप्शन डी है कोयला। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों, मलाजखंड आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है मलाजखंड, तांबा खनिज के लिए। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, 52 गजा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। 52 गजा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है खंडवा, ऑप्शन बी है आपका खरगोन, ऑप्शन सी है बड़वानी और ऑप्शन डी है बुरहानपुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बड़वानी। 52 गजा कहाँ पर स्थित है, तो बड़वानी। बड़वानी को निमाड़ का पेरिस भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अंगोर गांव किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अंगोर गांव किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है बॉक्साइट और ऑप्शन डी है हीरा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हीरे के लिए प्रसिद्ध है अंगोर गांव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तिगवा में प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश में हुआ। तिगवा में प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश में हुआ। इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी है चंदेल वंश, ऑप्शन सी है गुप्त वंश और ऑप्शन डी है कलचुरी चेदी राजवंश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कलचुरी चेदी राजवंश में बने तिगवा के प्रसिद्ध मंदिर। इसके बाद देखिए आशुतोष राणा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। आशुतोष राणा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है नरसीपुर, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है अनूपपुर और ऑप्शन डी है शिवपुरी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आशुतोष राणा का संबंध मध्य प्रदेश के नरसीपुर जिले से है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विदिशा का पुराणों में नाम मिलता है। विदिशा का पुराणों में क्या नाम मिलता है। ऑप्शन ए है आपका बेसनगर, ऑप्शन बी है भद्रावती, ऑप्शन सी है महाबलिस्तान, ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। अब देखिए विदिशा का पुराणों में नाम मिलता है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर भद्रावती। अब देखिए महाबलिस्तान और आलमगीरपुर, आलमगीरपुर इसका नाम औरंगजेब ने रखा था और विदिशा का नाम विदिशा किसने रखा, तो 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखा, तब से इसका नाम विदिशा है। इसके बाद देखिए अब्दुल शाह चंगल का मकबरा मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा
मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है दोस्तों? इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है मांडू, और ऑप्शन सी है धार, और ऑप्शन डी है सारंगपुर। इसका सही आंसर है दोस्तों अब्दुल शाह जंगल का मकबरा धार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? धार में। अब देखिए भोपाल में नवाब हसन सिद्दीक का मकबरा स्थित है दोस्तों, और मांडू में आपका हुसैन शाह का मकबरा है, और सारंगपुर में बाज बहादुर और रानी रूपमती की समाधि है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, राहुल द्रविड़ का संबंध किस जिले से है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है जबलपुर, और ऑप्शन डी है ग्वालियर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इंदौर जिले से संबंध है राहुल द्रविड़ का। इसके बाद देखिए वर्ष 2018 के लिए शरद जोशी सम्मान किसे दिया गया? वर्ष 2018 के लिए शरद जोशी सम्मान किसे दिया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है इला मेनन, ऑप्शन बी है पिनाकी घोष, ऑप्शन सी है रवीश कुमार, ऑप्शन डी है पुष्पेंद्र सिंह। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रवीश कुमार को दिया गया है। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे, काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? इसके 4 ऑप्शन है। देवास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है शाजापुर, और ऑप्शन डी है उज्जैन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, देवास से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया आपका प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। अब आपको कमेंट करके बताना है कितने नंबर आए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है दोस्तों। थैंक यू।